चलें, अब हम मूव कर जाते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ और वो है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। डिटेल में हम एड्स को पढ़ेंगे, जो बीमारी है HIV की वजह से। टॉपिक जो है वो हमारा ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसको एक लफ्ज़ बनाकर हम पढ़ते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक में ज़्यादातर डिटेल उससे होने वाले वायरस की, अपना डिजीज़ की है, ना कि वायरस की, लेकिन टॉपिक में ऑब्वियसली टॉप पे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। वी विल टॉक अबाउट इन द डिटेल ऑफ दिस। तो व्हाट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय दैट? एड्स। एड्स इज़ द डिजीज़ caused by human immune deficiency virus, correct? What is the full form of this? This is acquired immune deficiency syndrome. तो एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड का मतलब है लिया गया, अखज़ किया गया एनवायरनमेंट से। ये हम लेते हैं, एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, आपने शायद सुना हो, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहा जाता है, कॉन्जेनाइटल। और ये वाली है एक्वायर्ड, जिसका मतलब है ली गई, अखज़ की गई। इम्यून डेफिशिएंसी का मतलब है क़ुव्वत मदाफ़ियत की कमी, और सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारी बीमारियों का मजमा, गुच्छा, सिंड्रोम। सो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो फुल फॉर्म है किसका? एड्स का, उस बीमारी का जो HIV के ज़रिए होती है। तो कॉजेटिव उसका एजेंट कौन सा हुआ? कॉजेटिव एजेंट इसका, इस बीमारी का हमारे पास हो गया है HIV, और इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक रीट्रो वायरस है। ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये RE जो उठाया है वो रिवर्स के लिए उठाया गया है। रिवर्स का मतलब है उल्टी, और ये जो TR उठाया गया है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए उठाया गया है। ट्रांसक्रिप्शन, RETR, रीट्रो वायरसेस। रीट्रो, एक्चुअली रीट्रो वायरसेस था पहले, अब इसको रीट्रो वायरसेस कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये वो वायरसेस हैं जो पहले अपने RNA के, जैसे कि आपको मालूम है कि जो HIV है वो एक RNA वायरस है, उससे अपने लिए एक स्पेशल किस्म का DNA बनाते हैं। तो ये DNA बनाने के अमल को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? जिसमें हम DNA से RNA बनाते हैं, हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। ये तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर। DNA मैसेंजर RNA की कॉपी बनाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी कि RNA DNA बनाना शुरू कर दे तो हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है। उसमें DNA से RNA बनता है, इसमें RNA से DNA बनता है, इसलिए हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चूंकि ये जो वायरस है HIV, वो एक एंजाइम को इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या ही अच्छा नाम है, क्रिप्टेज। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है ऐसा एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। हम ये बात जानते हैं कि ASE का जो सफिक्स है वो हमेशा एंजाइम्स के लिए इस्तेमाल
होता है। तो ये बात तय हो गई कि आरएनए जो है, कि जो ये वायरस है वो एक आरएनए वायरस है और उसके पास अपना ही एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से ये अपने आरएनए से डीएनए बनाता है। अच्छा, किस सेल के अंदर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि ये इम्यून डेफिशिएंसी है, तो यकीनन ये इम्यून सिस्टम की बीमारी का नाम ज़रूर होगा। ठीक बेटा, हमारी इम्यूनिटियाँ दो किस्म की होती हैं, ये शायद आपको मालूम हो। एक हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एक हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक, तो जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है उनको। ठीक, और टी लिम्फोसाइट में बहुत सारी किस्में हैं, शायद आपने ये सुनी हो। आपने शायद इसके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में सुना हो, आपने हेल्पर टी सेल्स के बारे में सुना हो, सप्रेसर टी सेल्स के बारे में सुना हो आपने, और मेमोरी टी सेल के बारे में आपने सुना हो। मैं ख़ास तौर पर इस वक्त रिलेटेड हूँ किससे? हेल्पर टी सेल से। तो ये उसको जो है वो T4 सेल्स कह रहे हैं। T4 सेल्स कौन से हैं? ये हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं। अब बेटा, इन सेल्स की सरफेस के ऊपर, यानी उनकी जो पेरिफेरल प्रोटीन है, क्या होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन? वो प्रोटीन जो बाहर मौजूद, पेरिफेरल का मतलब ही बाहर है, ऐसे जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। चैप्टर नंबर 4 में इसकी डिटेल मौजूद है, आपने पढ़ा भी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, कि जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम CD4 कहते हैं। CD4 क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली मॉलिक्यूल का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको साफ। ठीक, CD4 जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर को कहा जाता है। ये जो CD4 है ये क्लस्टर C ऑफ डिफरेंशिएशन से लिया गया है, डिफरेंशिएशन से लिया गया है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं? ये रिसेप्टर्स बनाते हैं इन सेल के, रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स। बुक में ही आप पैराग्राफ में आके जब जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टी सेल्स हैं वो बाद में फिर एक्टिवेट करते हैं अगले सेल्स को। हेल्पर टी सेल जो है वो अगले सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिन्हें हम किलर सेल कहते हैं या साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। और उनके पास जो पेरिफेरल यानी रिसेप्टर प्रोटीन है वो CD8 हैं। ये मॉलिक्यूल के नाम रखे हैं, क्लस्टर और डिफरेंशिएशन 4, क्लस्टर और डिफरेंशिएशन 8। तो वो कौन से सेल्स हैं? फिर वो किलर सेल कहलाते हैं। आप उनको कभी कभी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं, और वो कौन से हैं? CD8 वाले रिसेप्टर्स के साथ। ठीक, जैसे कि आपको शायद मालूम हो, या अपने आप में से कुछ बच्चों को तो पता होगा कि जो रेशो ऑफ CD4 है अगेंस्ट किसके? CD8 के, ये ही टेस्ट का नाम है जो HIV यानी एड्स के लिए लिया जाता है। यानी द रेशो ऑफ CD, अकाउंट ऑफ CD4 टू CD8 अगर कम हो जाए तो ही आपको ये पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव है, खुदा ना खास्ता। तो इसका मतलब क्या है कि जो टारगेट टिश्यू तो नहीं कह सकते हम उसको, सेल्स कह रहे हैं। तो जो टारगेट सेल्स हैं इसके, वो टी लिम्फोसाइट की एक किस्म हेल्पर टी सेल है जो बाद में एक्टिवेट करता है किसको? किलर टी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो इन दोनों सेलों को टारगेट टिश्यू कहा जाएगा। किसका? HIV का। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें टारगेट सेल को लेकर। अब हम चले जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर। ट्रांसमिशन का मतलब होता है किस तरीके से ये एक से दूसरे आदमी में पास होती है, जाती है।
बेटा दो तरीके हैं इसके, चूँकि HIV जो है वो जनरली बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होता है, बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होता है, ठीक। अब वो बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, उसमें दो बड़े मशहूर हैं, आपकी बुक में वो दो का जिक्र किया गया है। एक सीमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव सीक्रेशन है, और दूसरी ब्लड, इनका जिक्र किया गया है। मैं इसको फिर थोड़ा सा डिटेल में भी चला जाता हूँ। वेजिनल सीक्रेशंस और मिल्क को भी, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं जब ट्रांसमिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको ये और भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन ये उनके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्टिव सीक्रेशंस मेल या फीमेल खून से या मिल्क से ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स कहलाते हैं। बॉडी फ्लूइड्स और भी हैं, मगर खुसूसन HIV यहाँ पर पाया जाता है। तो आपकी बुक में इसको दो तरीके से ट्रांसमिट किया गया है, यानी बताया गया कि ट्रांसमिशन हो सकता है। एक तो रिप्रोडक्टिव सीक्रेशन से लिखा हुआ है इंटीमेट, गैर महफूज, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चाहे मेल से हो चाहे फीमेल से हो। ये छोटा सा मुझे इख्तलाफ है आपकी बुक से, मैं क्रिटिकल बिट आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप जो है ना आपकी खुद तहकीक होना शुरू हो जाए। ऐसा ना है कि नहीं हो कि जो कंटेंट किताब के अंदर लिखा है आप उसी का रटा मारें और आपका क्रिटिकल थिंकिंग ना हो। अगर आप को क्रिटिकल जब सोचेंगे किसी के बारे में, ये जो लिखा है क्या ये वाकई सही भी है, तो फिर आप तहकीक करेंगे, और जो तहकीक करके समझ में आता है फिर वो फैक्ट्स से जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। आप फैक्ट्स की मेमोराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म जो है वो आपको चीज़ जहन में नहीं रहेगी। तो मैं आ जाता हूँ वापस, इंटीमेट गैर महफूज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये हो सकता है, चाहे फिर वो मेल से फीमेल की तरफ हो या फिर फीमेल से मेल की तरफ हो। ये है पहला इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा है थ्रू ब्लड, यानी खून के थ्रू ट्रांसमिट हो, और फिर उसमें 4 अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, डेफिनेशंस बनाई गई हैं, है ना। जैसे पहले जो है वो सिरिंजेस का जिक्र किया गया है, ऐसे जो ड्रग लेते हैं सिरिंजेस लगा कर ना, नशे की दवाइयाँ लेते हैं अपने खून में डालते हैं, इंट्रावीनस कहते हैं, यानी वीन्स के अंदर ये खून लगाते हैं, तो सिरिंजेस के ज़रिए जो है वो ये ट्रांसमिट हो सकता है आपका HIV। ठीक हो गया। माँ से बेटे की तरफ, यानी बच्चे की तरफ, एक प्रेग्नेंट माँ है तो उसके बच्चे के थ्रू भी जा सकता है, तो यहाँ पर भी हम मदर टू बेबी कहेंगे, मदर टू बेबी कहेंगे। अगर आप प्लीज़ को बुक पढ़ें, ये टॉपिक लिखा हुआ है 90 अराउंड पेज के ऊपर 92 93 पे लिखा हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर आप देखेंगे कि मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा लिखा हुआ है, और साथ में मिल्क भी लिखा हुआ है, थ्रू प्लेसेंटा। तो अगर आप प्लेसेंटा के थ्रू तो कह रहे हैं तो फिर ये थ्रू ब्लड वाली डेफिनेशन ठीक जाती है, लेकिन अगर आप कहते हैं थ्रू मिल्क तो फिर ये थ्रू ब्लड वाली नहीं जाती। तो मेरा यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी मुझे, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ खून या रिप्रोडक्टिव सीक्रेशन से नहीं होता। ठीक हो गया। 3 सी है, 3 के ऊपर मैं चला जाता हूँ, और वो है कि अगर कहीं सर्जिकल एपराटस का इस्तेमाल हो रहा है, डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं या कोई ऑपरेशन होता है किसी ऐसे बंदे का जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और फिर वो जो है आपके ऊपर इस्तेमाल हो, तो सर्जिकल एपराटस के ज़रिए भी आपको ये ट्रांसमिट डिजीज़ हो सकती है। ब्लड के थ्रू कोई भी कांटेक्ट हो उसके ज़रिए ये हो सकती है। तो 1 2 3 ऐसे वो हैं टाइटल्स हैं जिनके नीचे हम पढ़ सकते हैं कि वो थ्रू ब्लड भी ट्रांसमिट हो सकता है ये डिजीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ज़रा इसकी सिम्टम्स के ऊपर, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब होता है वो अलामात जो आपको जाहिर हों जब आपको ये बीमारी होती है, साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं हम इसको। सही बेटा, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर तोड़ा जाता है। एक, जब आप कैरियर हों, ये उस वक्त की अलामात हैं जब जनरली आप एसिम्टोमेटिक होते हैं। व्हाट इज एसिम्टोमेटिक?
यानी आप में कोई ज़ाहिरी अलामात नज़र नहीं आ रही हो तो फिर आपको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। जो दूसरा कैरियर है, दूसरी जो स्टेज आ जाती है, ये स्टेज फर्स्ट है, ये स्टेज फर्स्ट है। दूसरी जो स्टेज आ जाती है उसमें आपको एड्स रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, यानी एड्स रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स जिनका ताल्लुक एड्स से है, तो हम उसको ARS कहते हैं। कभी कभी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज का भी टर्म इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर हम इसको ARC कहेंगे और इसकी जिक्र जो है, इसका जिक्र आपकी बुक में दिया गया है। और फिर जो थर्ड है वो है फुल ब्लोन सिम्टम, फुल ब्लोन सिम्टम्स, यानी जब वो अपने आखिरी स्टेज पे आ जाता है। ये कौन सा स्टेज था? ये सेकंड स्टेज था, और ये वाला स्टेज हो जाएगा थर्ड स्टेज। मैं आ जाता हूँ ज़रा पहले वाले के ऊपर। जो फर्स्ट जब आप कैरियर होते हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन नज़र आती है और वो है फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक, आपको जैसे नज़ला हो इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। और बेटा उसके बाद कुछ गैप हो जाता है, महीनों का, सालों का भी हो सकता है, यानी उसके बाद एक पॉज लग जाता है। उस वक्त आप सिर्फ कैरियर होते हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो आप नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं, मगर आप कैरियर ज़रूर होते हैं क्योंकि आप ये डिजीज़ पास कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज जो है वो सिम्प्टोमेटिक है, यानी ARS के साथ है, ARS या फिर ARCs, एड्स रिलेटेड सिम्टम्स या फिर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी। ये है हमारा स्टेज नंबर 2। और अक्सर जो आपकी किताब के अंदर मेंशन है सिम्टम्स वो ये वाली हैं। इसमें जैसे आपको वेट लॉस का जिक्र किया गया है, वेट लॉस का जिक्र किया गया है, सेप्टिसीमिया का जिक्र किया गया है, सेप्टिसीमिया का जिक्र, जिसको ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं, ब्लड पॉइजनिंग, यानी आपका वज़न कम होता रहेगा, आपको खून की बीमारी हो जाएगी। स्किन रैशेस, डिसफिगरिंग ऑफ स्किन, डिसफिगरिंग ऑफ स्किन, यानी आपकी जो स्किन है उस पर रैशेस नुमा अपीयरेंसेस शुरू हो जाएंगी, जिसे कैपोसाई सार्कोमा कहते हैं, कैपोसाई सार्कोमा कहते हैं। ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको भूख लगना कम हो जाएगी, यानी आपका एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद डिमेंशिया हो सकता है और आपको डायरिया, ये वो सिम्टम्स हैं जिसको हम ARS कहते हैं। और उसके बाद जो फुल ब्लोन सिम्टम्स हैं वो थर्ड स्टेज पे चले जाते हैं। फुल ब्लोन सिम्टम्स, यानी जब वो थर्ड स्टेज पर हो तो हमारे सिम्टम्स जो हैं वो फुल ब्लोन सिम्टम्स कहलाते हैं, और ये हमारे ब्रेन को टारगेट करते हैं। आपको शायद पता हो कि 50% जो HIV केसेस में ब्रेन की तरफ जाता है और आपको मुकम्मल तौर पर डिमेंशिया हो जाता है, ब्रेन श्रिंकेज शुरू हो जाती है, ब्रेन श्रिंकेज शुरू हो जाती है, यानी वज़न में ब्रेन कम हो जाता है और बिहेवियरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी आ जाती है बिहेवियर के अंदर, एजिटेशन, बिहेवियर चेंजेस, ये हमारे, और आखिरी डेथ है, इसी के अंदर हमारी डेथ हो जाती है। ये हमारा थर्ड जो है वो स्टेज है एड्स का। डिजीज़ेस, ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं वो 3 आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ट्रीटमेंट या फिर आप उसको ड्रग्स कह लें, वो 3 का जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में। पहली जो है उसका नाम है एज़िडो थाइमीडीन, थाइमीडीन, ये पहली ड्रग आपकी किताब के अंदर मौजूद है। ज़ाइडोवुडीन भी कहते हैं इसको,
ज़ाइडोवुडीन भी कहते हैं, या फिर इसको AZT, ये पहले वाली नाम से AZT शॉर्ट में भी कहा जाता है। ये जो डिजीज है वो स्लो करती है प्रोग्रेशन को, स्लोज प्रोग्रेशन यानी कि बीमारी को बढ़ने से रोकती है। ये पहली जो है दवाई डिजीज, इसमें वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीन भी ये इसके तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। मगर कर क्या रही है ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कम कर रही है। अब दूसरी पे जाते हैं, उसका नाम है सूमरिन। ये क्या है? ये एंटीसेप्टिक ड्रग है, एंटीसेप्टिक ड्रग है, यानी ये सिम्टम्स को कम करती है। और जो थर्ड है वो है राइबावारिन, ये वो थर्ड ड्रग है, दवाई है, जो असल में इसके लिए नहीं बनाई गई थी मगर अब इस्तेमाल होती है। ये इस वायरस को सप्रेस करती है, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम करती है, सप्रेस HIV। ठीक हो गया। तो ये तीन हमारी ट्रीटमेंट हैं, इसकी ड्रग्स हैं जो हम इसके इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो की वर्ड्स हैं, की नोट वर्ड्स हैं, वो उसमें मैं आ जाता हूँ पूरे इस डिस्कशन के अंदर। हमने सबसे पहले पढ़ा ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के बारे में, ये रहा हमारा पहला टाइटल। HIV इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक, कौन सी बीमारी करता है? एड्स करता है। एड्स एब्रीवेशन है किसका? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? HIV इसका कॉजेटिव एजेंट है। HIV एक रीट्रोवायरस है। वो क्या होता है भाई? वो ऐसा वायरस होता है जिसके पास ये एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये कौन सा एंजाइम है? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जब RNA से DNA बनना शुरू हो जाए, DNA से RNA बनना तो हमको मालूम है, वो क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। मगर जब RNA से DNA बनना शुरू हो जाए तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। टारगेट टिश्यू यानी टारगेट सेल्स कौन से हैं? टारगेट टिश्यू तो ब्रेन हमने कहा, लेकिन ये पहले इन्फेक्ट करता है लिम्फोसाइट्स को। तो टारगेट सेल्स कौन से हुए? टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स में 4 मिसालों में से 2 का जिक्र मैं कर रहा हूं। हेल्पर टी सेल्स को यानी T4 सेल्स को जो है ये पहले इन्फेक्ट करता है, और हमने ये कहा कि हेल्पर टी सेल ही बाद में फिर इन्फ्लुएंस करते हैं किलर यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो पहले ये और उसके बाद फिर ये CD4 मॉलिक्यूल्स वाले, हमने कहा ना CD4 ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को CD4 कहा जाता है। CD4 इसका जो है वो फुल एब्रीविएशन है। ठीक, तो किलर सेल के बाद फिर अपना हेल्पर टी सेल के बाद किलर सेल को फिर ये इन्फेक्ट करते हैं। इसका मतलब इन दोनों का रेशो पहले इसका और इसका डाउन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का टेस्ट जो है वो इसको HIV को बताता है। ट्रांसमिशन यानी ये दूसरों में कैसे फैलता है? तो दूसरों में ये फैलता है बॉडी फ्लूइड्स के जरिए, खून के जिस्म के अंदर मौजूद पानी यानी फ्लूइड्स के जरिए। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो रिप्रोडक्टिव सिक्रेशन मेल की होती है जिसे सीमेन कहा जाता है, वेजिनल सिक्रेशन से भी हो सकता है। आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, मगर याद रहे मोस्ट केसेस में जहाँ पर ये हम कह रहे हैं ना सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, वहाँ पर मोस्ट केसेस में फीमेल कैरियर जो पहली सिम्टम हमने जिक्र कहा था वो पास करती हैं। इंडिया में ख़ास तौर पर ये इसकी वजह से फैला है। उसके बाद ब्लड यानी खून के ज़रिए हो सकता है, और फिर मिल्क के ज़रिए भी हो सकता है। मिल्क का जिक्र आपकी किताब में नहीं है। फिर आते हैं पहली वाली ट्रांसमिशन के ऊपर यानी इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट यानी अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये हो सकता है। और फिर ये ब्लड के थ्रू हो सकता है। उसमें क्या है? उसमें सिरिंजेस का इस्तेमाल है, उसमें माँ से बेबी की तरफ आ जाता है, सर्जिकल एपराटस का इस्तेमाल है, किसी भी तरीके से जहाँ पर खून का। एक और है ट्रांसफ्यूजन का, उसका मैंने जिक्र नहीं किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन D। खून जब आप अतिया करते हैं तो भी आप दूसरे को
पास कर सकते हैं ये डिजीज। हम आ जाते हैं इसमें, ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन चौथा, ये सारी ब्लड रिलेटेड हैं। माँ से बच्चे में जा सकता है तो वो खून के जरिए प्लेसेंटा के थ्रू भी जा सकता है, या फिर वो लैक्टेशन के दौरान भी जा सकता है। फिर आ जाते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, और मैंने कहा साइन एंड सिम्टम्स इसके तीन हाफ्स में हम पढ़ते हैं। एक इसमें जब आप एसिम्टोमेटिक होते हैं, इसको हम कैरियर फेस बोलते हैं, जहाँ पर आप में सिम्टम्स, एसिम्टोमेटिक का मतलब है जिसमें आपको सिम्टम्स नज़र ना आ रहे हो, ये आपका स्टेज 1 है। और उसके बाद एड्स रिलेटेड सिम्टम्स यानी ARS आपको होगा फेस नंबर 2। और फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी हो सकती है और वो है फुल ब्लोन सिम्टम्स। ये रहा, इन सबको फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब आप कैरियर होंगे तो आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। ARS, व्हाट इज ARS? हमने कहा था एड्स रिलेटेड सिम्टम्स। वेट लॉस हो सकता है हमें, सेप्टिसेमिया, डिसफिगरिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, हाफिजे का ज़ाया हो जाना, याद ना रहना चीज़ें, डायरिया मोशन को कहते हैं। जो फुल ब्लोन सिम्टम्स हैं वो फिर हमें ब्रेन को हमारे टारगेट करते हैं। इसमें हमें डिमेंशिया सीरियस हो जाता है, ब्रेन का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, हमें बिहेवियरल चेंजेस यानी इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद डेथ हो सकती है मरीज को। ट्रीटमेंट जो है वो हमने कहा कि इसमें 3 किस्म की हैं। एक एजिडोथाइमिडीन की, जिसे ज़ाइडोवुडीन भी कहते हैं, ज़ाइडोवुडीन भी कहते हैं, जिसे AZT शॉर्ट में एब्रीवेट किया जाता है, और दूसरी सुमारिन है, तीसरी राइबावैरिन है। और ये सारी की सारी ट्रीटमेंट नहीं है, ये उसके प्रोग्रेशन को या सिम्टम्स को कम करती हैं दोस्तों। ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस A को पढ़ेंगे। प्लांट के और एनिमल प्लांट वायरसेस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे क्लास में।